Inorganic NCRT podcast welcomes you to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर में हाइड्रोजन से स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी का 1 पेज डेली पॉडकास्ट होगा और इसके अंदर हम रोज़ाना 1 पेज एनसीईआरटी का इनऑर्गेनिक का पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बस उसे ही पढ़ेंगे, उसका मतलब जानेंगे। फर्स्ट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में यूनिट नंबर 9 हाइड्रोजन द मोस्ट abundant element in the universe and the third most abundant on the surface of the globe is being visualized as the major future source of energy। मतलब कि हाइड्रोजन जो है ये सबसे ज़्यादा abundant एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स का और थर्ड मोस्ट abundant एलिमेंट है जो ग्लोब की सरफेस पर पाया जाता है। और ऐसा सोचा जा रहा है कि आने वाले टाइम पर ये जो फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी है ये हमारा हाइड्रोजन ही बनेगा। मतलब कि अब हाइड्रोजन से हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, फ्यूचर में इसी से एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। इस पैराग्राफ का मतलब ये है। अब एवेंडियंट मतलब क्या होता है? तो एवेंडियंट मतलब होता है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, अब ये सबसे ज़्यादा डार्क लाइन में लिखा हुआ था हमें, तो इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स में कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। और ग्लोब की सरफेस पे कितने नंबर पे आता है ये इसकी अपेंडेंसी में? तो थर्ड नंबर पर आता है इसे। ठीक है, हाय। अब सेकंड वाला पैराग्राफ क्या कह रहा है, या फिर फर्स्ट पैराग्राफ जो इस बुक का स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का। हाइड्रोजन हैज़ द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमंग ऑल द एलिमेंट्स अराउंड अस इन द नेचर। हमारा जो नेचर है उसमें सभी एलिमेंट, हमारे जो नेचर में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उनमें सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका है? हाइड्रोजन का ही है। इन एटॉमिक फॉर्म इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम उसके एटॉमिक फॉर्म में देखें, मतलब एक एटम के बारे में देखें, हाइड्रोजन का एक एटम में, तो क्या होगा? इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। However, in elemental form, it exists as a diatomic H2 molecule and is called dihydrogen। और ये नॉर्मली है ना H2 की फॉर्म में रहता है, डाइएटॉमिक फॉर्म में रहता है ये, है ना। और अगर एलिमेंटल फॉर्म है इसकी, है ना। और इसे क्या कहते हैं? हम डाइहाइड्रोजन कहते हैं। H2O को कहते हैं, H2 को हम कहते हैं डाइहाइड्रोजन। इट फॉर्म्स मोर कंपाउंड्स देन एनी अदर एलिमेंट। ये किसी भी जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनसे सबसे ज़्यादा ही कंपाउंड बनाता है ये। ठीक है, डू यू नो that the global concern related to energy can be overcome to great extent by the use of hydrogen as a source of energy। तो क्या आप जानते हैं कि जो ग्लोबल कंसर्न है हमारे एनर्जी को लेकर कि एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस की जाएगी, तो उसको हम दूर कर सकते हैं इसका यूज़ करके, हाइड्रोजन का यूज़ करके। इनफैक्ट हाइड्रोजन इज ऑफ ग्रेट इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस एज यू विल लर्न इन दिस यूनिट। और हाइड्रोजन की एक औद्योगिक रूप में भी, इंडस्ट्रियल रूप में भी एक ग्रेट इम्पोर्टेंस है, जिसको हम इस यूनिट में अब पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसकी ये वाला पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ 9.1। इसमें क्या दे रखा है? इसमें फर्स्ट लाइन दी हुई है, हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। However, its placement in the periodic table has been a subject of discussion in the past। पास्ट के टाइम पे इसके इसको कहाँ प्लेसमेंट करनी है, इसे कहाँ पे रखना है इसको, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई और ये डिस्कशन का सब्जेक्ट रहा। एज यू नो बाय नाउ दैट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे कि आज हम जानते हैं कि अभी की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो एलिमेंट रखे हुए हैं ये किसके आधार पर रखे हुए हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर रखे हुए हैं। तो हाइड्रोजन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s1 है। ठीक है, ऑन वन हैंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज सिमिलर टू द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 ऑफ एल्कलाइन मेटल्स विच बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब कि एक तरफ तो हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 जो मिल रहा है किन से? एल्कलाइन मेटल के कॉन्फ़िगरेशन से। उनका भी क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन NS1 ही होता है। ठीक है, और एल्कलाइन मेटल मतलब बेसिक मेटल्स, ठीक है, उनसे मिल रहा है जो फर्स्ट ग्रुप में रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल पे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हम देखें, लाइक हेलोजन विद NS2 एंड NP5 कॉन्फ़िगरेशन बिलोंगिंग टू द 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट इज़ शोड बाय 1 इलेक्ट्रॉन टू द करस्पॉन्डिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
हीलियम 1s2। तो और दूसरी तरफ देखें तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है ना 1s1, अगर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। तो 17 और इसका अगर इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो ये नोबल गैस बना लेगा। तो इसका 17 ग्रुप हेलोजन जो है उनसे भी इसका कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर इसी कॉन्फ़िगरेशन जैसे अगर जो हेलोजन उनको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया जाए तो वो भी हेलोजन बना लेंगे, तो उससे भी इसका क्या मिल रहा है, इससे भी इसका कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है। NS2 NP5 होता है ना उनका हेलोजन का, इस टाइप से। तो हाइड्रोजन को हमने दोनों तरह का मान लिया। हाइड्रोजन हैज़ रिसेंबल टू आयन्स एज वेल alkali hydrogen therefore has resembles to alkali metals which lose one electron to form unipositive ion as well as with halogen which gain one electron to form uninegative ion. Like alkali metal hydrogen forms oxide halide and sulfide। जैसे कि alkali metal होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, हेलाइड्स बनाते हैं और सल्फाइड्स बनाते हैं। तो क्योंकि ये क्या करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे देते हैं और क्या बना लेते हैं, यूनिपॉजिटिव आयन्स बना देते हैं। तो क्या बनाते हैं ये ऑक्साइड्स, हेलाइड्स, सल्फाइड्स। और तो हाइड्रोजन भी जो है क्या बना सकता है, ऑक्साइड्स बना लेता है, हेलाइड्स बना सकता है और सल्फाइड्स बना सकता है। However, unlike alkali metals, it has very ionization enthalpy and does not possess metallic characteristic under normal condition. In fact, in terms of ionization enthalpy, hydrogen resembles more with halogens। ठीक है, तो अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में देखें तो जो अपना हाइड्रोजन है ये ज़्यादा किसको से रिजेंबल करता है, हेलोजन से रिजेंबल करता है, ठीक है। तो इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। तो ये डज नॉट पोजेस मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं शो करता है ना, डज नॉट पोजेस मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर नॉर्मल कंडीशन के अंदर। तो फिर ये आयनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म्स में देखें इसको तो ये किससे ज़्यादा रिजेंबल है, हेलोजन से ज़्यादा रिजेंबल है। हम डेल्टा आई एच देखें ऑफ लिथियम की, तो लिथियम क्या है, लिथियम एल्कलाई मेटल है तो उसकी तो 520 किलो जूल है। पर फ्लोरीन की जो एक हेलोजन है उसकी 1680 किलो जूल है और हाइड्रोजन की भी 1312 किलो जूल पर मोल है ना। तो ये किससे ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है, फ्लोरीन से जो एक हेलोजन है, लाइक हेलोजन्स, ठीक है। इट फॉर्म्स ए डायएटॉमिक मोलिक्यूल्स। अब हेलोजन जो है ना वो भी डायएटॉमिक मोलिक्यूल्स बनाते हैं, है ना। तो ये भी जैसे फ्लोरीन है तो वो F2 बना लेगा, ऐसे जो हाइड्रोजन है वो भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। कॉम्बाइंस विथ एलिमेंट टू फॉर्म हाइड्राइड्स ए लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। और ये क्या बनाते हैं, कॉम्बाइन होके और मतलब डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, कॉम्बाइन विथ एलिमेंट्स टू फॉर्म हाइड्राइड्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। हाइड्राइड्स भी बनाते हैं और बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड भी बना लेते हैं। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी इट इज़ लो एज़ कम्पेयर टू हेलोजन। अगर हम रिएक्टिविटी के टर्म्स में देखें तो ये जो है ये रिएक्टिव कम है किससे, हेलोजन से, हेलोजन से कम रिएक्टिव है, ठीक है। इसमें आउटर शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। In spite of the fact that hydrogen to a certain extent resemble both of with alkali metals and halogen, it differs from them as well। मतलब कि अगर हम देखें कि इसके बावजूद कि कुछ से सिमिलरिटी है हाइड्रोजन की किससे, एल्कलाई मेटल्स एंड हेलोजन से, पर ये डिफरेंट भी है एल्कलाई मेटल और हेलोजन से। डिफरेंस भी दिखाता है, सिमिलरिटीज़ भी दिखाता है हाइड्रोजन इनसे। नाउ द पर्टिनेंट क्वेश्चन अराइज एज वेयर शुड इट बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब इसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखें, हेलोजन्स के पास रखें या फिर एल्कलाई मेटल्स में रखें। नाउ ठीक है, तो लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन न्यूक्लियस H+ ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर साइज। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है हाइड्रोजन एटम से तो न्यूक्लियस जो होता है H+
वो कितने साइज़ का रहता है, 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर साइज. दिस इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल एज कम्पेयर्ड टू नॉर्मल एटॉमिक एंड आयनिक साइजेज ऑफ 50 to 200 पिकोमीटर. ये बहुत कम साइज़ है, क्योंकि नॉर्मल एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस कितनी होती है, 50 से लेके 200 पिकोमीटर तक. तो जब हाइड्रोजन जो है वो आयन बना रहा है तो उसकी न्यूक्लियस की साइज़ H+ की साइज़ जो है वो कितनी रह जा रही है, सिर्फ 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर, जो बहुत कम है. और दूसरे आयन्स जब आयन बनते हैं ना तो उनकी साइज़ कितनी होती है, 50 से लेके 200 पिकोमीटर, जो बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन के कंपेयर में, और हाइड्रोजन के कंपेयर में बहुत कम है. ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें 1.5 इंटू 10⁻³ तो 0.0015 पिकोमीटर, बहुत छोटी जाएगी. ठीक है. एज अ कॉन्सिक्वेंस H+ does not exist freely and is always associated with the other atom or molecule, that it is unique in behavior and is therefore best placed separately in the periodic table. Unit 3. तो एज अ रिज़ल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस मतलब एज अ रिज़ल्ट या परिणाम स्वरूप हम देखें कि H+ जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो किसी न किसी एटम के साथ ऑलवेज एसोसिएटेड होता है ना, और मॉलिक्यूल्स के साथ या एटम्स के साथ एसोसिएटेड होता है. तो ये यूनिक बिहेवियर का है, इसलिए इसको सेपरेट ही रखा जाए तो फिर अच्छा है, इसको सेपरेट ही रखा गया है. ठीक है. तो आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है. 11 मिनट का पॉडकास्ट है. पेज नंबर NCERT का 284 था, जिसमें से 285 का भी जो पैराग्राफ था, हमारे 2 पैराग्राफ यहीं पे कंप्लीट हो रहा है. ये अब नेक्स्ट डे आएगा. ओके.